students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's class we are going to start with class 8 social science history. This is an NCERT book. The name of the book is Our Past 3. This is a cover page. We are going to start with chapter number 3, Ruling the Country. This is a cover page of the chapter. इन दिस चैप्टर वी गोना डू ये सारे इंडेक्स है जो हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं पूरा। सबसे पहला तो ये है कि कंपनी दीवान कैसे बनी या फिर दीवानी राइट कैसे आया। पिछली चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि औरंगजेब ने दीवानी राइट इनको दिया था। दीवानी राइट बेसिकली ट्रेडिंग राइट था कि आप ट्रेड कर सकते हो और आप पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये जो दीवानी राइट था ये इनके पास सिर्फ गवर्नमेंट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ये और किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं था। और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके पास रिवेन्यू कहाँ से आए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिवेन्यू जब जनरेट हो रहे थे तो इनको ऐसा क्यों लगा, इनको दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा क्यों लगा कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से सिस्टम निकाले एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें से एक परमानेंट सेटलमेंट था, महालवारी सिस्टम था और रियोटवारी सिस्टम था। इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक दो क्लासेस में, इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि रियोटवारी सिस्टम को हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। एनसीईआरटी में मुनरो सिस्टम के नाम से है ये। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि रियोटवारी सिस्टम को थॉमस मुनरो ने बनाया था। इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है कि क्रॉप्स फॉर यूरोप। ऐसी कौन सी क्रॉप्स, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में ये था कि ऐसी कौन सी क्रॉप्स उगाए जाए जो यूरोप के लिए भी बेनिफिशियल हो, क्योंकि इंडिया वाज अ कॉलोनी फॉर एंड बेसिकली इनका मेन पर्पस वाज अर्निंग प्रॉफिट फॉर देयर ओन कंट्री। तो ऐसी कौन सी क्रॉप्स उगे जो इनको यूरोपियंस को मतलब लाइक यूरोप के लिए बेनिफिशियल हो या फिर इनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो, दैट मीन्स ब्रिटेन। इसके बाद इन्होंने मोस्टली ध्यान दिया कि कैश क्रॉप्स पे ज्यादा स्ट्रेस दिया, जिसमें से जूट आती है। और एक जो बहुत फेमस क्रॉप इन्होंने उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था वो थी इंडिगो। इंडिगो एक डाई है जो ब्लू कलर की होती है, ब्लू या पर्पल शेड में होती है ये। वाई वॉज, अब यहाँ पे जो ये तो उन्होंने क्रॉप्स उगाने की बात करी यूरोप के लिए, लेकिन बाकी इंडिगो इनको बाकी की कंट्रीज में भी वैसे भी मिलती थी, जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, यहाँ से भी इनको इंडिगो तो मिलती थी। बट वाई देयर वाज अ डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, ये हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे ये इंडियन इंडिगो को कल्टीवेट कैसे करते हैं या उगाया कैसे जाता है, क्या प्रोसेस है। इसके दो तरीके हैं, एक निज सिस्टम, एक निज कल्टीवेशन और एक रियोटी कल्टीवेशन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि ब्लू रिबेलियन या इंडिगो रिबेलियन हुआ, इतना क्या परेशान हो गए थे जो कल्टीवेटर्स थे कि उन्होंने रिबेल किया या रिवोल्ट किया। चैप्टर शुरू करते हैं। 12 अगस्त 1765 हम पढ़ चुके हैं कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसके अंदर हार गए थे। तो मुगल एम्परर का ये था, मुगल एम्परर पे ये बोला गया था कि मुगल एम्परर को दीवानी राइट देना चाहिए, ये देना पड़ेगा। मुगल एम्परर उस टाइम पे औरंगजेब थे, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किया एज अ दीवान ऑफ बंगाल। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent. Robert Clive उस टाइम पे जनरल थे और ये फिगर 1 यही एक टेंट सा बना हुआ है, यहाँ पे दीवानी राइट दिया जा रहा है। ये डिजाइन किया गया था। ये एक चीज और, ये इनको दीवानी मिल रहा है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का 1765 में। तो ये पिक्चर रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी केम टू कलोनलाइज। पहले तो ये ट्रेडिंग के लिए आए थे कि चलो पैसे कमाओ और वापस अपने घर जाओ, वहां पे मतलब पैसे कमाने आए थे, पैसे कमा के घर जाओ। बट ट्रेडिंग से कलोनलाइज यानी कि इन्होंने अपनी राइट स्प्रेड करके कॉलोनी कैसे बना ली। कॉलोनी वो होती है जहां से हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, पावर में भी होते हैं और प्रॉफिट्स भी अर्न होते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे 9th 10th स्टैंडर्ड में, ये कि जब एक फीलिंग आती है कि हमारा देश बेस्ट है और बाकी सारे देश बेकार है या फिर इंफीरियर है हमसे, तो वो इंपीरियलिज्म की फीलिंग होती है, मतलब एक काइंड ऑफ सुपियोरिटी की फीलिंग।
तो वो फीलिंग की वजह से या फिर उस एक माइंडसेट की वजह से कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ हुआ था। तो ट्रेडिंग से कॉलोनाइजेशन में हमारी कैसे वो चेंज हुआ ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन्होंने कहाँ कहाँ से रिवेन्यू सोर्स बनाए, कहाँ कहाँ से रीडिफाइन द राइट ऑफ पीपल, ठीक है, एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स इट वांट। यही हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से रीड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है रिवेन्यू फॉर द कंपनी। आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे और नीड वाई द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। Within 5 years, the value of goods brought by the company in Bengal double. इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया था कि इनका 5 years के अंदर जो अगर ये एक्स लाए थे, कोई भी गुड्स लाए थे जो एक्स था, तो वो 2x हो गया, डबल हो गया था। कि before 1865 the company had purchased goods in India by importing gold. पहले क्या करती थी कंपनी, जो भी गुड्स इंडिया में खरीदती थी वो कैसे खरीदती थी, इंपोर्ट, गोल्ड को इंपोर्ट करके या सिल्वर को देकर या गोल्ड को देकर खरीदती थी। अब ये रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे बंगाल में, अच्छा नाउ द रिवेन्यू, अब ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे बंगाल में, कुड फाइनेंस द परचेज, जो ये कमाएंगे उससे ये खरीद लेते थे। कहने का मतलब, सपोज पहले 1764 से पहले इनको जो भी इनको खरीदना होता था इंडिया के अंदर, उसके लिए ये अपना पैसा देते थे, या फिर गोल्ड कॉइन्स देंगे या सिल्वर कॉइन्स देंगे, तो इनको पे करना पड़ता था कुछ भी चीज खरीदने के लिए। दीवानी राइट के बाद ये जो भी पैसा कमा रहे हैं इंडिया के अंदर उसी को पे करके ये चीजें खरीदते थे। तो काइंड ऑफ ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है इनको जबरदस्त। अब क्या होता है कि बंगाल धीरे 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 बंगाल की जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में पड़ गई, जो कि हमने पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर में भी। आर्टिसंस धीरे धीरे छोड़, क्योंकि इनको लॉस हो रहा था। अब एक नया कंपटीशन आ गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कंपटीशन है, तो उससे क्या होता है कि जो, और ये करप्शन भी हो रही है, तो इससे क्या होता था, हमने एक चीज और पढ़ी थी प्राइवेट ट्रेडर्स की, कि देखो दीवानी राइट से क्या होता है, इनको टैक्स तो देना नहीं पड़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्राइवेट ट्रेडर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे। अब इतना जबरदस्त लॉस हो रहा है, बंगाल में क्राइसिस आ रहा है, तो जो वहां पे ट्रेडर्स थे, आर्टिसंस थे, वो विलेजेस छोड़ छोड़ के, डेजर्ट करके, डेजर्ट यानी कि छोड़ना के जा रहे थे, और या फिर दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी। या वो कंपनी से क्या होता है कि सपोज दो लोग हैं, एक ब्रिटिश, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक हमारा ए। अब सपोज ए कुछ बेचता है 10 रुपए में और ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती है 15 रुपए में, थोड़ा सा महंगा है, जिस एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो अब नहीं, 7 रुपए में बेचती है, ये सस्ता बेचती है, वो ज्यादा महंगा बेच रहा है, तो लोग ए से क्यों खरीदेंगे। अब इनको लॉस हो रहा है क्योंकि जबरदस्त कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सस्ते में बेच रही है, ₹7 में कुछ बेच रही है, तो या तो ये छोड़ के चले जाएंगे बंगाल, या ईस्ट इंडिया कंपनी इनको फोर्स करती थी कि ठीक है तो अपना 10 रुपए का सामान भी हमें बेच दो और हम तुम्हें उसके बदले 7 रुपए 8 रुपए दे देंगे। तो उसको तो लॉस हो रहा था, बट जबरदस्ती कोई प्रॉफिट का ऑप्शन भी नहीं था, तो उसको बेचना पड़ता था। Peasants were unable to pay the dues they were being demanded from them। धीरे धीरे आर्टिसनल प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कोलैप्स होने लगी, पैसे इंडिया में प्रॉब्लम आने लगी, बंगाल में दिक्कत आने लगी, और 1770 में तो एक टेरिबल फेमाइन आया, फेमाइन यानी कि सूखा पड़ा, और 10 मिलियन पीपल वर किल्ड इन बंगाल। क्योंकि जब हम सूखा पड़ता है तो खाने के भी लिए फेमाइन तब होता है जब सूखा पड़ गया, खाने की दिक्कत होगी, मतलब इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाती। तो एक तो होता है ड्रॉट, ठीक है, वो होता है एकदम सूखा पड़ जाना, और एक होता है फेमाइन यानी कि बिल्कुल एकदम गरीबी छा गई, बहुत जबरदस्त लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, इकोनॉमी एकदम खत्म। अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। इंडिया से 1/3 पॉपुलेशन पूरी वाइप्ड आउट हो चुकी थी। अब इन्होंने कहा ओ भाई ये तो बड़ी दिक्कत होगी, तो दे जस्ट फेल्ट, दे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी फेल्ट दैट देयर वाज अ नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। सो हाउ डिड दे इम्प्रूव एग्रीकल्चर? The company official began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved.
मोस्ट, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इंप्रूव नहीं होगा तो सूखा, मतलब खाने की दिक्कत हो रही है, फेमाइन आई हुई है, तो एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो कम से कम पेट तो भरा रहेगा। ठीक है, और ना इकोनॉमी डाउन बहुत जबरदस्त, तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि लेट मी टेल यू कि इंडिया 70% पहले एग्रीकल्चर पे ही चलती थी। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का प्राइमरी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का बहुत ज्यादा पावरफुल था। Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. अब ये कैसे improve करें, the point is कैसे improve करें, तो उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है, परमानेंट सेटलमेंट। अब ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो 8th क्लास में है। और 6th क्लास की भी एक प्लेलिस्ट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारे उसमें, तो मैथ्स की, सोशल साइंस की 6th क्लास की, या वो आप देख सकते हैं। प्लस इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट सेकंड ऑफ ज्योग्राफी एंड पोल साइंस, वो भी हैं क्लास 8th की ही प्लेलिस्ट में। आप उसको जाके भी देखें, आपको वो भी चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी।